बाबूजी कहानी मिथिलेश्वर जी की लिखी हुई। मेरे गांव में जब भी किसी की मृत्यु होती है 3-4 दिनों तक उसके बारे में खूब चर्चाएं चलती हैं। हर गली, हर बैठक तथा हर दालान पर बातों का विषय वही मरने वाला आदमी ही होता है। उसका दबा पड़ा इतिहास बातों ही बातों में उजागर हो जाता है। उसके जीवन के बिल्कुल गुप्त और छिपे संदर्भ भी सामने आ जाते हैं। उसकी खामियां तथा खूबियां भी बेपर्दगी के साथ नजर आने लगती हैं। तब मुझे लगता है जैसे मर जाने के बाद ही मेरा गांव किसी आदमी का सही मूल्यांकन कर पाता है। मेरे बाबूजी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वे जब तक जिंदा थे गांव के किसी एक आदमी से भी प्रशंसा नहीं पा सके थे, लेकिन अब जबकि वे मर चुके हैं, हर बैठक और हर दालान पर उनकी ही चर्चा शुरू है। उनकी मृत्यु का आज चौथा दिन है। इन 4 दिनों के भीतर ही उनके संदर्भ में बहुत कुछ जानने सुनने को मिला है मुझे। गांव के बड़े बूढ़ों ने उनके बचपन और शादी ब्याह की चर्चा खूब जमकर की है। उनके हम उम्र दोस्तों ने उनके जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों को उजागर किया है, और फिर मेरे सरीखे लड़कों ने तो वही कहा है जो मैं जानता था। यानी कुल मिलाकर अधिकांश लोग उनके प्रशंसक ही हैं। लोगों का कहना है कि शराबी, वेश्यागामी, चाहे वे जो भी थे, लेकिन गलत आदमी थे, कि किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था उन्होंने, कि वे जिंदगी ढकेलते हुए और ढोते हुए नहीं बल्कि जीते हुए जी रहे थे, कि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, कि वे कोई भी काम छिपाकर करना पसंद नहीं करते थे, कि समस्याओं से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया था, कि वे टूटना नहीं जानते थे, कि वे अपने ढंग के एक निराले आदमी थे। और इसी तरह की ढेर सारी बातें जो बहुत पहले ही मेरे मन में थी, पूरे गांव में प्रचारित हो गई। काश ये बातें बाबूजी की जिंदगी में ही प्रचारित हुई होती तो मैं उनके लिए जरूर कुछ करता। परिवार द्वारा अपमानित और लांछित उनकी जिंदगी की तकलीफों और आकांक्षाओं का सहयोगी और सहयात्री जरूर बन जाता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। हालांकि मेरे मन में बाबूजी के सही होने का एहसास बहुत पहले से ही जाग गया था, लेकिन मन के अंदर जगे उस एहसास का समर्थन मुझे समय पर लोगों द्वारा नहीं मिला, और शायद इसीलिए अंदर का जगा वह एहसास सिर्फ जगा ही रहा, कुछ कर नहीं सका, जिसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। अब इस अफसोस को दूर करने या फिर इसके दर्द को घटाने के लिए एकमात्र रास्ता बाबूजी की सही और पूरी जिंदगी आप पाठकों के सामने प्रस्तुत कर देना ही है। मुझे विश्वास है बाबूजी को उनके संदर्भगत यथार्थ के साथ अगर सही रूप में मैं प्रस्तुत कर पाऊंगा तो मेरे अंदर जानलेवा अफसोस जरूर कम हो जाएगा। लोगों के अनुसार बाबूजी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। पिता का प्यार बचपन में ही बाबूजी से छिन गया था। विधवा माँ ने कुटाई पिसाई करके उनका लालन पालन किया था। 13 साल की उम्र होते होते उन्होंने बकरियों का रोजगार प्रारंभ किया था। 5-7 बकरियां खरीदकर वे ले आए थे और उन्हें पालने पोसने लगे थे। गांव के बाहर सड़कों पर, खेतों की मेड़ों पर, गड्ढों और बगीचों में वे सारे दिन बकरियां चराया करते थे। बकरियों के बच्चे कसाई खरीद लेते थे। इस रोजगार में बाबूजी को काफी बचत होती थी। बकरियों के रोजगार के बाद बाबूजी ने गाय और भैंसों का रोजगार आरंभ किया था। तब उनकी उम्र 22 साल की हो गई थी, और बकरियों के रोजगार से प्राप्त पूंजी ने उन्हें काफी उत्साही भी बना दिया था। दरवाजे पर 2-3 गायें और 3-4 भैंसे वे बराबर ही बांधे रहते थे। गांव के लोगों को भी उनका यह रोजगार पसंद था। बकरियों के रोजगार से बाबूजी ने पूंजी तो जरूर इकट्ठा कर ली थी, लेकिन सामाजिक स्तर पर उन्हें सम्मान नहीं मिला था, और इस रोजगार ने उनकी वह कमी भी दूर कर दी।
सामाजिक स्तर पर उन्हें काफ़ी सम्मान मिला और आर्थिक दृष्टि से तो वे काफ़ी अच्छे हो गए। अपने ढहते गिरते घर की उन्होंने अच्छी तरह मरम्मत करवाई तथा गांव में अपने नाम से 1 बीघा जमीन भी खरीद ली। यह समय बाबूजी की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय था। अपनी टूटी बिखरी स्थितियों को बटोरकर सामाजिक स्तर पर उन्होंने सम्मान ले लिया। लोग कहते हैं बाबूजी की जिंदगी ही सबसे प्रमुख घटना उसी समय घटी। इलाके के सबसे धनी गृहस्थ सुभग सिंह अपनी लड़की की शादी करने के लिए बाबूजी के पास आए। हालांकि इसके पहले बाबूजी के पास कोई भी लड़की वाला नहीं आया था और सुभग सिंह भी हर जगह दौड़कर थक गए थे। उनकी लड़की की शादी कहीं तय नहीं हुई थी। लोग कहते हैं बाबूजी के पास कोई लड़की वाला इसलिए नहीं आ रहा था कि बाबूजी की फटेहाल और बेढंगी स्थिति अभी एकदम छिपी नहीं थी और सुभग सिंह की लड़की की शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि उनकी कंवारी लड़की को लांछन लग चुका था। यह बात बहुत अच्छी तरह बाबूजी भी जानते थे, फिर भी उन्होंने विरोध नहीं किया, चुपचाप शादी कर ली। आलोचना और फब्तियों ने उन्हें तनिक भी विचलित नहीं किया। मुझे बाबूजी की शादी की वह घटना आज भी काफी प्रभावित करती है। सचमुच बाबूजी का वह पहला क्रांतिकारी कदम था, पर गांव में तब उनके इस क्रांतिकारी कदम का एक भी समर्थक नहीं था। फिर भी बाबूजी न तो कहीं से टूटे थे और न हताश ही हुए थे। उनके सही होने का आभास मुझे वहीं से मिलने लगा था। शादी के बाद से बाबूजी की जिंदगी में अनेक नए नए मोड़ आए थे। उनके अंदर की दबी सोई ढेर सारी प्रवृत्तियां जाग गई थीं। उनकी जिंदगी बड़ी अजीब तरह से बीतने लगी थी। तबला और हारमोनियम वे कहीं से खरीद लाए थे तथा अपने चंद संगीत प्रेमियों के साथ गाने बजाने लगे थे। वैसे नाच गानों के शौकीन तो वे बचपन से ही थे। गांव में या इलाके में जहां कहीं भी कोई नाच पार्टी आती थी, बाबूजी वहां रात में जरूर मौजूद हो जाते थे। जिंदगी की डावाडोल स्थितियों से मुक्ति मिलते ही नाच गान की वह प्रवृत्ति बाबूजी के ऊपर एकदम हावी हो गई। फिर देखते ही देखते तबले की थाप और हारमोनियम की आवाज से पूरा मोहल्ला झनकृत हो गया। माँ बाबूजी के इस कार्य से नाराज रहने लगी, किंतु उनकी नाराजगी का कोई भी प्रभाव बाबूजी पर नहीं पड़ा। नाच गान के उनके इस माहौल में कहीं से भी कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ोतरी ही होती गई। पहले तो माँ को सिर्फ तबले की थाप और हारमोनियम की आवाज ही सुनाई पड़ती थी। फिर बाद में किसी किसी रात को घुंघरुओं की झमझम भी सुनाई पड़ने लगी थी। आगे चलकर दालान से आ रही शराब की बदबू भी माँ को मिलने लगी थी। माँ की नाराजगी गुस्से और आक्रोश के अंतिम छोर पर पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे जब उनके लिए स्थितियां एकदम असह्य हो गईं, तो वे एक रोज अपने बाल बच्चों के साथ मायके चली गई। तब से बड़े भैया, मंझले भैया, बसंती देवी और मेरा जन्म हो चुका था। हम भाई बहन सभी एक दूसरे से 1-2 साल के अंतर में पैदा हुए थे। हमारा लालन पालन मामा के घर पर ही होने लगा और बाबूजी, उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं थी। हमारे चले जाने से उन्हें सुख और संतोष ही मिला। उस घुंघरुओं वाली को, जिसे कभी कभी ही बुलाते थे, बराबर साथ रखने लगे। दालान तक सीमित संगीत के माहौल को पूरे घर में बिखेर दिया। आज मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है गलती माँ की भी थी। आखिर जब माँ की स्वतंत्रता का हनन बाबूजी ने नहीं किया था, तो फिर माँ को क्या अधिकार था बाबूजी की स्वतंत्रता का हनन करने का। खैर, जो भी हो, उस समय हमारे परिवार की कहानी 2 भागों में बट गई। हम मामा के यहाँ किसी तरह गुजर बसर करने लगे और बाबूजी रास रंग में मस्त अपनी सरीखे चंद लोगों के साथ जीने लगे थे। दरअसल अब तक बाबूजी के बारे में जितनी भी बातें हुई, वे सिर्फ उनके धुंधले चेहरे को आप लोगों के सामने साफ करने के लिए ही है। बाबूजी की असली और सही कहानी तो अब शुरू हो रही है।
मुझे अच्छी तरह याद है, यही कोई मई का महीना था, शायद शुक्रवार था। लगभग 12:30 बजे थे। ठीक इसी समय मामा के गांव से हम अपने घर लौटे। तब हम काफ़ी सयाने हो चुके थे। बड़े भैया और मंझले भैया पढ़ लिख कर नौकरी पकड़ चुके थे। बड़े भैया की शादी भी हो गई थी। पास ही के एक हाई स्कूल में मामा ने कह सुनकर उनको मास्टर रखवा दिया था। मंझले भैया भी कस्बे के पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हो गए थे। बसंती दीदी एकदम सयानी, शादी करने के लायक हो गई थी। मैं भी मैट्रिक पास कर चुका था, लेकिन माँ, वे असमय ही एकदम बुढ़ियों जैसी लगने लगी थी। माँ के इस असामयिक बुढ़ापे को देखकर ही मामा ने हमें अपने घर भेजा था, स्वतंत्र रूप से इज्जत के साथ अपने घर को आबाद करने के लिए। लेकिन यह क्या, जब हम दरवाजे पर पहुंचे तब आंगन से आने वाली झांझ, ढोल, तबला, मंजीरा और हारमोनियम की आवाज के साथ घुंघरुओं की झमझम ने हमें भयभीत कर दिया। एक क्षण के लिए दरवाजे के पास ही स्तब्ध हम खड़े रहे। फिर किसी तरह घर के अंदर घुसे। आंगन में पहुंचकर कुछ देर अबाक, फटी आंखों से आंगन का दृश्य हम देखते रहे। हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक 19-20 साल की लड़की जो बन ठन कर नाच गा रही थी, हमें देखते ही चुपचाप खड़ी हो गई। उसके इर्द गिर्द बैठे हारमोनियम मास्टर, तबलची, मंजीरा वादक तथा अन्य सामाजी भी साज बंद करके हमें देखने लगे। हम बाबूजी को जल्द ही पहचान गए। वे तबले के पास बैठे थे। वे दूर से ही पहचान में आ रहे थे। पूरे सामाजियों में उनका शरीर तगड़ा था। उनकी मूछें बड़ी बड़ी हो गई थी। उनके हाथों में पंजाबियों जैसा कड़ा और गले में तावीज साफ नजर आ रही थी। उनकी कमीज के बटन खुले थे तथा छाती में उगे काले भूरे बाल अस्पष्ट दिख रहे थे। मुड़कर हमने आंगन के ओसारे में देखा, वहां भी कुछ लोग बैठे शराब पी रहे थे। उनके बीच में खाने की कोई चीज रखी थी, जिसे वे सब बारी बारी से चख रहे थे और अपनी बगल में रखी बोतलों को ताबड़तोड़ खाली करते जा रहे थे। आंगन का माहौल हमें अजीब लगा। पूरी तरह जायजा ले चुकने के बाद हम खुद एक दूसरे को देखने लगे। फिर बड़े भैया हम में से थोड़ा आगे बढ़कर गंभीर स्वर में बोले, अब आप लोग यहाँ से जाइए। इस घर को आप लोगों ने रंडी खाना और शराब खाना बना दिया है। किस घर को? बाबूजी ने कड़ी आवाज में पूछा। इस मेरे घर को, भैया ने पांव पटकते हुए कड़ी आवाज में कहा। इस बार बाबूजी उठ खड़े हुए और चौंकते हुए पूछा, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता। भैया गुस्से से आग बबूला हो उठे। आप वाली भाषा को छोड़कर तत्काल तुम पर आ गए। तुम मुझे नहीं पहचानोगे, लेकिन इनको तो पहचानोगे। और भैया आगे खड़ा कर दिया। जाने क्यों बाबूजी हंस पड़े और हंसते हुए ही कहा, यह औरत कौन है? इसे मेरे सामने क्यों खड़ा रखा है? यह मेरी माँ है और तुम मेरे पिता हो। इस बार बाबूजी पुनः हंसे, फिर बोले, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। न तो मेरा कोई लड़का है और न पत्नी। गुस्से के मारे भैया जलने लगे। उनकी आंखें लाल लाल हो गईं। गरज कर उन्होंने कहा, तो क्या तुमने इनके साथ शादी नहीं की थी? शादी? कैसी शादी? तुम नशे में हो। हम सब तुम्हारी संतान हैं। एक लंबे समय तक इनके साथ रहकर भी तुम इन्हें झुठला रहे हो। नहीं, मैं इन्हें नहीं झुठला रहा हूँ। इनको मैं जानता हूँ। इनके साथ मैं कुछ दिनों तक रहा था। तब फिर इनकी इज्जत को बर्बाद कर तुमने इन्हें क्यों छोड़ा? इज्जत? कैसी इज्जत? किसकी इज्जत? मैंने तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। भैया एक क्षण को चुप रह गए, फिर बोले, क्या यह सच नहीं है कि अपनी पत्नी और बाल बच्चों को छोड़कर तुम एक वेश्या के साथ रहने लगे हो? यह सच है, लेकिन इस सच्चाई से तुम्हें आपत्ति क्यों? मुझे आपत्ति इसलिए है कि अपनी पत्नी और अपने बाल बच्चों की जिम्मेदारी तुमने क्यों छोड़ी? जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? बाबूजी गुस्से से गरजे, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, न तो मेरी कोई पत्नी है न बाल बच्चे। हाँ, मर्द हूँ, इसलिए कभी कभी किसी औरत के साथ रह लेता हूँ। भैया बाबूजी की इस बात से अवाक रह गए। फिर फटी फटी आंखों से बाबूजी को देखने लगे।
और पत्नी, तुम बार बार जिस पत्नी की बात कर रहे हो उसकी तरह की ढेर सारी औरतों के साथ मैं रहा हूँ। संभव है उन सबों को भी बाल बच्चे पैदा हुए होंगे, तो क्या उन सबों का जंजाल भी मैं अपने माथे ले ली? हाँ, अगर उनके जंजाल को अपने माथे नहीं लिए फिरोगे तो फिर उनकी इज्जत को बर्बाद करने का तुम्हें क्या हक था? इस बार बाबूजी गुस्से से एकदम लाल हो गए। चिल्लाकर बोले, ए लौंडे, कसकर एक झापड़ दूंगा, बस तेरी सारी हेकड़ी दूर हो जाएगी। तू मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? तू बार बार किस इज्जत की बात कर रहा है? मैं कह रहा हूँ, इज्जत विज्जत कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ मर्द हूँ और इसीलिए कभी कभी किसी औरत के साथ रह लेता हूँ, और जिस औरत के साथ रह लेता हूँ उसके साथ कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता। मुझे उसके शरीर की आवश्यकता रहती है तो उसे भी मेरे मर्द शरीर की चाह रहती है। हम साथ साथ रहते हैं, साथ साथ आनंद उठाते हैं, फिर जंजाल में ही अपने माथे क्यों लिए फिरूं? भगवान ने मुझे हाथ पांव दिए हैं तो औरत को लूला लंगड़ा तो नहीं बनाया। अपना भरण पोषण वह खुद कर सकती है, दूसरों पर आश्रित होने का सवाल ही नहीं रहता। भैया बाबूजी की इस बात से एकदम निरुत्तर हो गए। कुछ भी कहने को नहीं रह गया उनके पास। चुपचाप टकटकी लगाए बाबूजी को देखते रहे। भैया की यह स्थिति मंझले भैया को एकदम खलने लगी। उनसे रहा नहीं गया, चट भैया से बोल उठे, शराबियों से बात नहीं की जाती, वे बात के नहीं लात की जात होते हैं। भैया को मंझले भैया की बात से काफी बल मिला। अपना तेवर एकदम बदलकर बाबूजी से बेलौस आवाज में बोले, ये बताओ, अपने समाजियों को लेकर तुम यहाँ से निकलते हो या नहीं? साले मुझे धमकी दे रहे हो? और बाबूजी तपाक से मुड़कर एक कमरे में जा घुसे। फिर तत्काल ही अपने चमचमाते हुए गड़ासे को लेकर आंगन में आ गए। डर के मारे आंगन से निकलकर हम दालान की ओर चल पड़े। बाबूजी दालान पर भी आ गए। कंधे पर गड़ासा लेकर वे हमारे सामने खड़े हो गए। हम भयभीत कातर दृष्टि से उन्हें देखने लगे। उनका विशालकाय शरीर काफी खूंखार दिखने लगा जैसे एक ही बार में वे हम सबों को अपनी चपेट में ले लेंगे। इससे पहले कि भैया कुछ बोलते, बाबूजी गरजे, साले तुम सब चले जाओ यहाँ से, अन्यथा तुम सबों को एक एक कर काट फेंकूंगा। हम दालान से उतरकर गली में आ गए। टोला पड़ोस और गांव घर के लोग वहां जुट गए। एक अच्छी खासी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। हालांकि हमने सुना कि पहली बार वहां इस तरह की भीड़ इकट्ठी हुई है, क्योंकि न तो वहां कोई आता था, न किसी ने बाबूजी से कभी बात ही की थी। लेकिन हमारे परिवार के लिए लोग चिंतित दिखे। मैंने अनुमान लगाया हमारे परिवार के लिए वे इसलिए चिंतित थे कि हमारे परिवार की तरह ही जिंदगी उन्हें पसंद थी। बाबूजी की तरह की जिंदगी से हमारे परिवार को भी नफरत थी और उन लोगों को भी। शायद वे लोग इसीलिए हमारे परिवार के हमदर्द हो गए थे। फिर काफी संख्या में लोग एकत्र होकर हमारे दालान पर जा चढ़े और बाबूजी को समझाने लगे कि अपने परिवार को उन्हें इस तरह नहीं दुत्कारना चाहिए। लेकिन बाबूजी ने किसी की एक न सुनी। गड़ासा भांजते हुए वे गरजे, नहीं तो मेरा कोई परिवार है, न पत्नी न बाल बच्चे। मैं स्वतंत्र हूँ, हर आदमी स्वतंत्र है, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता हूँ, फिर लोग मेरे बीच क्यों आते हैं? और गांव के कुछ लोग चुपके से थाने चले गए। पुलिस और दरोगा आधम के। तब गांव के लोग बाबूजी के सामने जा पहुंचे। दरोगा जी ने बाबूजी को काफी डांट फटकार लगाई तथा मारने पीटने की धमकी देकर घर से निकाल उन्हें दालान में पहुंचा दिया। हालांकि यह बात मुझे बहुत ही नागवार लगी। मैं सुन रहा था, दरोगा ने बाबूजी के किसी एक सवाल को भी उत्तरित नहीं किया था, बल्कि शराबी कह कर उनके हर सवाल को खारिज कर दिया था। मैंने अनुमान लगाया बाबूजी के प्रति दरोगा की सख्ती सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वे एक दरोगा थे, बल्कि इसलिए थी कि दरोगा की जिंदगी भी हमारे परिवार और गांव वालों की तरह की ही जिंदगी थी। बाबूजी जैसी जिंदगी से उन्हें नफरत थी। बाबूजी घर छोड़कर दालान में कभी नहीं आते, किंतु थाने से लेकर गांव तक के किसी एक व्यक्ति द्वारा भी उन्हें समर्थन नहीं मिला। विवश लाचार अपने समाजियों के साथ वे दालान में आ टिके। उस रात भर हमारा परिवार सो नहीं सका।
सबों को यही आशंका सताती रही कि बाबूजी कभी भी आकर कुछ कर सकते हैं। हालांकि बाबूजी ने कुछ भी नहीं किया। मेरा परिवार बाबूजी के कुकृत्यों को उछालते हुए आपस में रात भर उन्हें गालियां देता रहा। उनका विरोध करने के लिए अनेक तरह की साजिशों और षड्यंत्रों की रचना करता रहा और मुझे यह बात बहुत बुरी लगती रही। बाबूजी की कहीं कोई गलती नजर नहीं आई थी मुझे। विचार करता रहा, इतने प्रौढ़ और जिंदगी इतनी उन्मुक्त। मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था बाबूजी के सही होने का दूसरा एहसास उसी दिन मेरे मन में जगा था। बाबूजी अपने समाजियों और सरो सामान के साथ दालान में आ टिके थे और घर पर हमारे परिवार का कब्जा हो चुका था। लेकिन न तो हमारे परिवार को ही सुख और संतोष था, न बाबूजी को ही। हमारा परिवार दुखी इसलिए रहता था कि दालान पर शराबियों का जमघट लगा रहता था तथा बाबूजी दुखी इसलिए रहते थे कि दालान की एक छोटी सी कोठरी में उन्हें काफ़ी कमी महसूस होती थी। अपने सभी समाजियों के साथ नाच गान की महफिल वे लगा सके, ऐसी व्यवस्था उस छोटी सी कोठरी में नहीं हो पाती थी। बहुत मुश्किल से ही नाच गान हो पाता था। फिर शाम सुबह खाना बनाने और रात में सोने की तकलीफ भी उन्हें उठानी पड़ती थी। ये दिन हमारे परिवार के काफ़ी अशांतिपूर्ण दिन थे। बड़े भैया और मंझले भैया बाबूजी को दालान से हटाने के लिए दिन रात साजिशों में लगे रहते थे तथा माँ और बासंती दीदी टोला पड़ोस में घूम घूम कर बाबूजी के विरुद्ध जनमत तैयार करने में जुटी रहती थी। और मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि चेतना के स्तर पर मैं बाबूजी से ही जुड़ा था। हालांकि मेरे पूरे परिवार में घर भर को यह मनाही थी कि न तो कोई बाबूजी से बोले, न उनकी कोठरी में ही जाए। लेकिन घर वालों से लुक छिप कर मैं बराबर उनकी कोठरी में जाता था और उनके समाजियों के बीच घंटों बैठा रहता था। बाबूजी मुझे बराबर ही तबले के बोल और नटनियों के गीत सुनाया करते थे। मैं घूर घूर कर घंटों उन्हें देखा करता था। मुझे कभी भी यह नहीं लगता था कि पिता की आंखों से वे मुझे देख रहे हैं। अपने अन्य समाजियों के साथ जिस तरह का व्यवहार वे करते थे, हूबहू वैसा कुछ मेरे साथ भी करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, बाबूजी को जब काफ़ी तंगी महसूस होने लगी थी तो वे अलग योजना तैयार करने लगे थे। वे जानते थे अलग गाने के लिए उन्हें काफ़ी पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वे एक नौटंकी पार्टी कायम करने में जुट गए। अपने नाम से खरीदी हुई जमीन तथा अपनी चारों भैंसों को बाबूजी ने एक साथ ही बेच डाला। फिर उनके पास काफ़ी पैसे हो गए और एक रोज़ अपने सभी सामान और समाजियों के साथ वे दालान छोड़कर चले गए। सुनने में आया वे सबसे पहले कानपुर गए। वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी 7 नाचने वालियाँ वे भाड़े पर ले आए। फिर बनारस जाकर नौटंकी पार्टी का सभी सामान खरीद लाए। साल का अंत आते आते उनकी नौटंकी पार्टी तैयार हो गई और चंद रोज में ही उनकी नौटंकी पार्टी की धूम पूरे इलाके में फैल गई। मुझे यह बात तब भी अजीब लगती थी और आज भी अजीब लगती है कि बाबूजी की नौटंकी पार्टी की प्रशंसा से मेरा परिवार क्यों जलने लगता था। इलाके में जहाँ कहीं भी बाबूजी की नौटंकी पार्टी होती थी, उसकी खबर उड़ उड़ कर हमारे घर तक आ जाती थी। फिर माँ, बड़े भैया, बसंती दीदी, भाभी और मंझले भैया अंदर ही अंदर काफ़ी कुड़ते और बाबूजी को गालियाँ बकने लगते थे। खैर, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। मैं तो उस अवसर की तलाश में ही रहने लगा था जब बाबूजी की नौटंकी देखने का मौका हाथ लगे। मुझे इस बात को लेकर आज भी काफ़ी अचरज होता है कि इतने कम दिनों में कोई नौटंकी पार्टी कैसे इतना व्यापक सफलता प्राप्त कर सकती है। काश बाबूजी को मारा नहीं गया होता तो उनकी नौटंकी पार्टी जरूर ही किसी बहुत बड़े थिएटर कंपनी में तब्दील हो जाती। मुझे उन लोगों के कथन आज भी याद हैं जो बाबूजी की नौटंकी से प्रभावित होकर हर जगह कहा करते थे कि उनकी नौटंकी पूरे भोजपुर जिले में एक नंबर की नौटंकी थी। कि नौटंकी के मालिक बाबू ललन सिंह, मेरे बाबूजी, बड़े ही जीवट वाले मर्द थे
कि एक बड़ा सा मुरेठा बांधकर वे तबले के पास बराबर ही बैठे रहते थे कि हर 2 घंटे के बीच शराब का गिलास उनके हाथ में आ जाता था कि निश्चित समय से 1 मिनट भी आगे पीछे उनकी नौटंकी पार्टी नहीं चलती थी। कि बाबूजी के एक इशारे पर नगाड़ची, हारमोनियम मास्टर तथा अन्य समाजी सुध-बुध खोकर लीन हो जाते थे कि नाचने वालियों की थिरकन और उनकी आवाज के साथ साज का सही मिलन हो पाता था। कि कहीं भी बाबू ललन सिंह की नौटंकी मार नहीं खाती थी। कि क्या मजाल कि जितने में उनकी नौटंकी पार्टी का सट्टा लिखा जाता हो उससे 1 पाई भी कोई कम दे दे। कि क्या मजाल कि बाबू ललन सिंह के सामने उनकी नटनियों से कोई ठिठोली कर ले, आदि आदि। मैं तब भी सोचता हूँ, अब भी सोचता हूँ, काश परिवार का नियंत्रण अगर मेरे ऊपर बहुत सख्ती के साथ नहीं होता तो मैं बाबूजी की नौटंकी पार्टी में जरूर शामिल हो जाता। मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो चला था कि बाबूजी के करीब रहकर मैं अपनी जिंदगी और अपने अंदर के मर्द को अच्छी तरह पहचान लूंगा। खैर, आज मुझे यह बहुत अफसोस के साथ लिखना पड़ रहा है कि बाबूजी के साथ रहने का बहुत कम समय मुझे मिला है। बाबूजी की कहानी का अब अंत आ रहा है। उनके जीवन की सबसे प्रमुख घटना आपको इसी अंत की कहानी में मिलेगी। दरअसल उनकी कहानी का अभी इतनी जल्दी अंत नहीं आता, लेकिन उनकी मृत्यु आकस्मिक रूप से हो गई। फिर लंबी होने वाली उनकी यह कहानी रुक गई। पर मैं समझता हूँ आप पाठक उनकी इस रुकी हुई कहानी से ही उनकी लंबी कहानी की संभावना परिलक्षित कर लेंगे, और शायद बाबूजी की इस कहानी की सार्थकता भी इसी में है। हाँ, तो बात बासंती दीदी की शादी से शुरू हुई। बड़े भैया ने बासंती दीदी के लिए एक लड़का ढूंढ लिया था, मगर शादी की बातचीत से पहले लड़के के घर वालों ने दीदी की तस्वीर मांगी थी। अतः भैया को दीदी की तस्वीर उतरवाने के लिए दीदी को लेकर आरा शहर जाना पड़ा था। शहर में अपने एक मित्र के यहाँ एक रात के लिए दीदी के साथ भैया को रुकना पड़ा था। भैया के मित्र के रिश्तेदारी इलाके के सबसे धनी गृहस्थ राम भजन सिंह के यहाँ पड़ती थी। संयोग से राम भजन सिंह का लड़का भी उसी रात भैया के मित्र के यहाँ ही आया था। दीदी के सौंदर्य और व्यवहार से वह लड़का बहुत ही प्रभावित हुआ था। फिर अगली सुबह दीदी से शादी करने की अपनी इच्छा उसने भैया के मित्र से व्यक्त की थी। भैया की खुशी की सीमा नहीं थी। वे कभी भी राम भजन सिंह के परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ सकते थे, उतना सामर्थ्य ही नहीं था उनके पास। लेकिन यह तो भाग्य की बात थी। राम भजन सिंह पहले के बहुत बड़े जमींदार थे। जमींदारी चली जाने के बाद भी उनके पास 200 बीघे खेत शेष बचे थे। फिर क्या था, भैया ने दीदी के लिए जिस लड़के को देखा था उसे छोड़ दिया गया और दीदी की शादी राम भजन सिंह के लड़के से पक्की हो गई। फिर जल्दी ही बारात की तथा अन्य रस्मों की तिथियां भी निश्चित हो गई। लेकिन यह क्या, उतनी बड़ी खुशी मिलने के बाद भी अचानक मेरे परिवार की प्रसन्नता गुम हो गई। यह बात बड़ी जोर शोर के साथ मेरे घर से लेकर पूरे गांव तक में फैल गई कि राम भजन सिंह के लड़के की बारात में बाबू ललन सिंह की नौटंकी आ रही है। मैं सच कहता हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं तो काफी दिनों से इस प्रतीक्षा में था कि बाबूजी की नौटंकी देखने का मौका हाथ लगे। शायद इसीलिए बारात की इंतजारी में मैं काफी बेसब्री से करने लगा। लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों, पूरा गांव भी तो यही इंतजार कर रहा था, और गांव तो एक नया मसाला भी खोज रहा था। वे खूब मखौल उड़ाने लगे थे कि बेटी की शादी में बाप की नौटंकी आ रही है। गांव के इस मखौल से मेरा परिवार अंदर ही अंदर घुटते हुए काफी चिंतित रहने लगा था। भैया की आंखों से तो कई बार टपकते हुए आंसू भी मैंने देखे थे। और फिर एक दिन वह समय भी आ गया, क्योंकि वह समय आने से पहले भैया ने काफी तैयारी भी कर ली थी। भैया को विश्वास था कि गांव के आदमी बाबूजी के सामने जरूर ही कुछ न कुछ बात उकसा देंगे। फिर बाबूजी अपने ढंग का लेक्चर झाड़ना शुरू कर देंगे। अतः वैसे समय बाबूजी का मुंह बंद किया जा सके, इसके लिए भैया ने गांव के 4-5 बदमाशों को काफी रुपए पैसे देकर तैयार किया था। मुझे वह शाम आज भी याद है। उतनी भारी संख्या में लोगों की भीड़ मेरे गांव में कभी नहीं जुटी थी। बाबू ललन सिंह की नौटंकी के नाम पर पूरा इलाका ही उमड़ कर आ गया था। भैया ने मुझे 2-3 काम सौंपे थे। मैं जल्दी जल्दी उन कामों को निपटाकर शामियाने के एक कोने में जा बैठा था।
शामियाना एकदम खचाखच भरा था। शामियाने के बाहर भी काफी लोग बैठे थे। नगाड़े की आवाज से पूरे परिवेश में गूंज हो रही थी। बाबूजी का रोबीला चेहरा अलग से ही चमक रहा था। उनकी उंगलियां तबले पर एकदम बिजली की तरह नाच रही थी। तबले की थाप पर नर्तकियों के जिस्म का हर हिस्सा थरक रहा था। उस थिरकन में अजीब आनंद था और फिर मंच की सजावट और प्रस्तुतिकरण का ढंग भी एकदम निराला था। सचमुच बाबूजी की नौटंकी पूरे जिले में एक नंबर की थी। मैं देर तक नौटंकी देखता रहा था। नौटंकी की सबसे खूबसूरत और मशहूर नर्तकी जब स्टेज पर आई थी तो दर्शकों के बीच हंगामा मच गया था। बाबू रामभजन सिंह भी अपने जमाने के सबसे बड़े रंगबाज थे। उनसे रुका नहीं गया था। वे अपनी जेब से 100 का एक नोट निकालकर नाचने वाली को दिखाने लगे थे। दरअसल हमारे यहाँ आज भी ऐसा होता है। बाराती नाचने वालियों को रुपया दिखाते हैं तो वे स्टेज से उतरकर उनके पास आती हैं, फिर करीब ही बैठकर 2-3 गीत सुनाती हैं। गीतों से प्रभावित होकर बाराती हाथ का रुपया उन्हें दे देते हैं और नाचने वालियां खुशी खुशी स्टेज पर चली आती हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। वह नर्तकी स्टेज से उतरकर रामभजन सिंह के आगे बैठ गई थी। रामभजन सिंह अपने 2-3 साथियों के साथ उसके गीत सुनने और भद्दे भद्दे मजाक करने लगे थे। काफी देर तक वे लोग उससे गंदे गंदे मजाक करते रहे थे, लेकिन वह उन लोगों के उस गंदे मजाक का प्रत्युत्तर नहीं दे रही थी। शायद इसीलिए उन लोगों ने उसे 1 पैसा भी नहीं दिया। निराश होकर वह मुंह लटकाए स्टेज पर जा चढ़ी और मैंने साफ देखा, ठीक इसी समय बाबूजी के चेहरे की त्योरियां एकदम बदल गईं। तबला छोड़कर वे स्टेज पर खड़े हो गए। फिर कड़ी आवाज में बोले, ऐ बाबू साहब, पास बुलाकर मुजरे वाली को आपने बेइज्जत क्यों किया? बाबूजी की कड़ी आवाज पूरे वातावरण में फैल गई। दर्शकों के बीच चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर तत्काल ही रामभजन सिंह तमतमाकर उठे और गुस्से में बोले, बेइज्जत? कैसी बेइज्जती? रंडी की इज्जत ही कहाँ होती है कि बेइज्जत का सवाल उठे? आपको नहीं मालूम? बाबूजी गरजे। आप अपने घर की जिन औरतों को इज्जतदार समझते हैं उनसे ये रंडियां हर मामले में सही और अच्छी हैं। इस अच्छाई को आप देख नहीं सकते। रामभजन सिंह बाबूजी की इस बात से गुस्से के मारे एकदम फनफना उठे। उनकी आंखों में जमींदारी का खून उतर आया। अंगारों जैसी आंखों से वे बाबूजी को घूरने लगे। बाबूजी पुनः गरजे, घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? आपके घर की औरतें पराश्रित हैं। वे कोई भी काम छिपाकर करती हैं। रोटी से लेकर अन्य चीजों तक के लिए आप पर आश्रित हैं, लेकिन ये औरतें पूरी तरह आज़ाद हैं। खुद कमाती हैं और मजे से खाती हैं। अपनी किसी भी इच्छा के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहती। साले, तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो? रामभजन सिंह एकदम से कड़के। मुझे सब मालूम है। आप अपने घर के लाट हो सकते हैं, लेकिन लाट होने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरे को अपमानित करते चलें। पता नहीं कैसे ठीक इसी समय भैया आपने आदमियों के साथ आधम के। शायद किसी ने तत्काल ही खबर दे डाली थी। फिर क्या था, भैया ने आते ही हल्ला मचाया, शराबी है, शराबी है, मारो साले को, मारो साले को। और मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा भैया के 4-5 आदमी और रामभजन सिंह के 4-5 आदमी लाठी लेकर एक ही साथ बाबूजी पर कूद पड़े। बाबूजी बीच में घिरे चारों ओर से लाठियों की मार सहते रहे। फिर एक आदमी के हाथ से लाठी छीनकर उन्होंने भी वार शुरू कर दिया, लेकिन वे देर तक नहीं लड़ सके। जल्दी ही ढेर होकर स्टेज पर गिर गए। उनका माथा फट गया, उनका पूरा शरीर लाठियों की मार से धुन गया। उनके समाजी किसी तरह उन्हें टांग टूंग कर कस्बे के अस्पताल ले गए। हमारे परिवार को काफ़ी खुशी हुई और रामभजन सिंह की शान भी रह गई। फिर शादी खूब धूमधाम से हुई और सुबह बासंती दीदी की विदाई भी। लेकिन यह क्या, शादी के बाद तीसरे दिन ही बाबूजी के समाजी उन्हें अस्पताल से टांग कर सेवा सुरक्षा के लिए दालान में ले आए। मैं तो समझ रहा था कि भैया इस बार उन्हें दालान में रहने भी नहीं देंगे, लेकिन बाबूजी की बड़ी बड़ी आंखों से साक्षात्कार कर चुकने के बाद भैया ने सीधे मन से दालान की कुंजी समाजियों के हाथों में सौंप दी।
अब बाबूजी पुनः हमारे करीब आ ठहरे थे, लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा शोचनीय हो गई थी। वे चलने फिरने लायक भी नहीं रह गए थे, एक खटिया पर चुपचाप पड़े रहते थे। उनके सामाजी उनको दवा देते तथा सेवा शुश्रूषा करते, लेकिन मुझे वे बहुत बड़े गद्दार लगे। वे देर तक बाबूजी के ठीक होने की प्रतीक्षा नहीं कर सके। बाबूजी की दिनानुदिन बिगड़ती हालत को देखते हुए वे बाबूजी से कटते गए, फिर एक एक कर सभी कट गए। बाबूजी की नौटंकी पार्टी टूट गई। जिसको वो हाथ लगा वह लेकर वह चंपत हो गया, मगर वह नाचने वाली कहीं नहीं गई। वह निरंतर बाबूजी की सेवा करती रही। वह उनकी नौटंकी की सबसे मशहूर नर्तकी थी, पर पता नहीं क्यों वह बाबूजी को छोड़कर चंपत नहीं हुई। आज मैं यह सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसके मन में भी बाबूजी के सही होने का एहसास जाग गया था। शायद इसीलिए वह अंत तक उनसे जुड़ी रही थी। दालान में बाबूजी की सेवा करती वह मशहूर नाचने वाली कहीं से भी मशहूर नहीं लगती थी, बिल्कुल साधारण औरतों की तरह ही लगा करती थी। पता नहीं बाबूजी की स्थितियों ने उसे इस तरह का बना दिया था या किसी अन्य समस्या ने, कुछ भी मालूम नहीं। वह हमारे परिवार के किसी सदस्य से तो बोलती भी नहीं थी। फिर एक सुबह उसके तड़के ही रोने की और सुबकने की आवाज़ हमारे कानों में आई। हम किवाड़ खोलकर दालान पर आ गए थे। टोला पड़ोस के लोग भी वहां जुटने लगे थे। हम काफ़ी संख्या में दालान के अंदर घुसे थे। हमने देखा था बाबूजी मर चुके थे। उनका लंबा तगड़ा शरीर एक चादर से ढका था। उनकी खटिया के पैताने माथा झुकाकर बैठी वह नाचने वाली फूट फूट कर रो रही थी तथा उनके सिरहाने शराब की 3 बोतलें रखी थी। 2 बोतलें तो खाली थीं, लेकिन एक बोतल में आधी शराब बची थी। मैंने अनुमान लगाया मरने से पहले बाबूजी ने इसी आधी बोतल शराब को पिया होगा। खैर जो भी हो, अब हमारे बीच बाबूजी नहीं हैं। वे सही थे या गलत थे, इसका अंदाजा भी आप ही लगा लेंगे। मुझे तो आपसे सबसे यही कहना है कि बाबूजी की आधी बोतल शराब अब भी मेरे पास बची हुई है। इसे लेकर मैं सोच में पड़ गया हूँ। कभी सोचता हूँ कि गटागट गले के अंदर इसे उड़ेल लूँ, फिर सोचता हूँ कि नहीं, इस बोतल को ले जाकर सीधे भैया के माथे पर पटक दूँ। हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं किया है मैंने, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही है।